बाबा साहब ने दिया हो। मैं बस इतना बता देना चाहता हूँ साहब, यह लड़ाई धर्म की नहीं है और किसी के धर्म को खतरा नहीं है। यहाँ अगर खतरा है तो लोगों के जागने से, क्योंकि अगर लोग सोते रहे, आप देखें कैसा 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 देश है, इतने सीधे सच्चे लोग हैं। सब लोग जानते थे मोदी जी ने झूठ बोला पूरे 5 साल, बोला कि नहीं बोला? बताओ, बोला? हाथ उठा के बताओ, बोला नहीं बोला? कभी नहीं गलत, खूब झूठ बोला। जो वादे के लिए निभाए नहीं भाई। जब 4.5 साल कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ झूठ बोला, देशों में घूमते रहे, नए नए कपड़े पोशाक बदलते रहे, तो 6 महीने राजनीति करने का एक ही मौका मिला, वो था राष्ट्रवाद। भाई देश खतरे में है, कभी कहते थे मैं शेर हूं और कभी कहते मेरी जान खतरे में। ऐसे प्रधानमंत्री सौभाग्य से हमें प्राप्त हुए, दोबारा मौका मिल रहा है हमें कि दोबारा सौभाग्य से वो हमें प्राप्त हो रहे। तो 4.5 साल सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति भाइयों को मजबूत किया। गुजरात से बहुत मजबूत लोगों को, जो उनके रिश्तेदार लगते थे, जो उनके सब कास्ट आते थे, उनके सरनेम के साथ आते थे, चाहे वो नीरव मोदी हो चाहे ललित मोदी, सबको बाहर भेज दिया पैसे ले लेके। और अब 6 महीने सिर्फ राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी और फिर लोगों ने भरोसा करके उनको मौका दे दिया कि चलिए आपने 15 लाख दिए थे, नहीं दिए थे, कोई बात नहीं। चलिए आपने रोजगार दिया था, नहीं दिया था, कोई बात नहीं। चलिए नंबर 52 से चल के 103-13 पे भूखमरी में भारत आगे, चलिए कोई बात नहीं, आपको मौका देते हैं। चलिए क्या आपने जीएसटी लागू करके हमें बेड़ा गर्क कर दिया व्यापारियों का, हम फिर भी आपको वोट देते हैं। चलिए आपने नोटबंदी करके गरीबों को लाइन में लगा दिया, कई गरीब लोग मर गए, कई बेटियों की शादी नहीं हो पाई, लोग तड़प गए, हम तब भी आपको माफ कर दें, फिर आपको मौका दे दिया। अब आने वाले 5 साल में मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार भले उनकी बनी, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। लोकतंत्र में साहब काशीराम जो हमारे आदर्श है, उन्होंने सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। उन्होंने एक नारा दिया कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो मैदानों से, बेईमानों से। ये बेईमान कौन है आप समझते हैं बहुत बेहतर तौर पे। अभी मैं बाहर मकानों से निकलना पड़ेगा। जो व्यक्ति अधिकारी कर्मचारी है लेकिन अपमानित हो रहा है, कहता किसी को नहीं, उसको भी मैं कह दूं कि आपकी सुरक्षा भी करेंगे, आपको भी अपमानित नहीं होने देंगे। किसी अधिकारी कर्मचारी को अगर अपमानित करने का सरकार या कोई अधिकार उसका साथी करेगा तो उसका विचार करेंगे, उसको भी जेल के खिलाफ भेजने का काम करेंगे। तो मैं जो आपसे बात कह रहा था कि साहब ने नारा दिया, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो इस नारे को समझिए कि जब भी समाज में मुसीबत आए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब भी कहीं उत्पीड़न घटना हो, अगर आप नहीं पहुंच सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पे अपनी आवाज बुलंद करके जो लोग काम कर रहे हैं उनको मजबूत कराइए, उनको विश्वास दिलाइए कि बहुत सारे लोग आपके साथ। अगर आप नहीं जा सकते हैं, समय नहीं दे सकते, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मदद करके उनको विश्वास दिलाइए कि हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। आंदोलन भावनाओं पे नहीं चलते हैं, आंदोलन चलते विचारधारा पे। हमारे साथ विचारधारा है, चाहे वो ज्योतिबा फूले की हो, चाहे पेरियर साहब की, चाहे बिरसा मुंडा की हो, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की हो, चाहे जगन्नाथ कपूर ठाकुर की हो, चाहे साहब काशीराम की हो, या अन्य कोई महापुरुष हो, जहां पे मेरे आदर्श शहीद उधम सिंह की हो, भगत सिंह की हो। तो हम युवा संघर्ष करना जानते हैं और अपने जैसे लोग, संघर्षशील लोग, जो ईमानदारी से बिना किसी स्वार्थ के अपने समाज के लिए, बहुजन मिशन के लिए और इस देश के लिए समर्पित है, उसको तैयार कर रहे हैं। एक प्रयोगशाला हमने बनाई है भीम आर्मी, जहां से मजबूत व्यक्तित्व का व्यक्ति, एक व्यक्ति जो देश निर्माण में बहुत मजबूत भागीदारी अदा करेगा, अपने लोगों की सुरक्षा करेगा, अपने लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा, उसको आगे बढ़ाने का काम जो भीम आर्मी के माध्यम से कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप बहुत मजबूती से भीम आर्मी जुड़े और जैसे भी भीम आर्मी के लोगों के साथ खड़े हो सकते हो, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने मजबूत कीजिए। क्योंकि आज जब दुश्मन बहुत मजबूत हो गया तो आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत। साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट से बढ़िया एक अदालत है देश में, तो लोग चकरा गए। साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत है इस देश में, तो लोग सोचने मजबूर हो कि वो कौन सी अदालत है। तो उन्होंने कहा जनता की अदालत। ये जनता तय करती है कि राजा कौन होगा, ये जनता की एकता तय करती है कि हमारा भविष्य क्या होगा। तो जब मैं साहब को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि साहब ने जो कहा वो उनका अनुभव था, उनका संघर्ष था। और उस संघर्ष में मुझे समझ आया कि जब भी आप पे अत्याचार हो तो आप चुप मत रहिएगा, क्योंकि अगर आज आप किसी भी छोटे से अत्याचार को चुप होते हैं तो इससे जालिम का हौसला बढ़ता है, और जब उसका हौसला बढ़ता है
तो दुगनी स्पीड से अपराध करने का काम करता है। अगर आप आवाज उठाते हैं, आप उसको जेल तक भेजने मजबूर करते हैं, तो उसके हौसले में गिरावट आती है। तो सरकार भले आपकी नहीं, लेकिन आपकी आवाज ही बहुत। इस आबादी को ताकत बनाइए। हर एक घर से एक बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ाइए और मजबूत कीजिए, उसको उतारिए मैदान की इस लड़ाई में, जो संघर्षों के अधिकारों की लड़ाई। और बताइए ये देश जो है फिर से संविधान से चलेगा। जो लोग इस पर अपनी नीति थोपना चाहते हैं, मैं भी बता दूं कि हम अगर इस देश में चुप है तो वो संविधान के सम्मान में, वरना हम भारत बंद करना भी जानते हैं, भारत चलाना भी जानते हैं और भारत को तोड़ने वालों को सबक सिखाना भी जानते हैं। हम चमड़ा पहले भी उतारते थे। हम अभी पंजाब गए थे तो हम जाके देखे तो बूटा मट्टी चमड़ा आज भी उतर रहा है। तो हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, उसको सर पे मारना भी जानते हैं। और अगर बहन बेटियों के मां और संविधान के सम्मान में बात आती है ना, अगर संविधान के सम्मान में बात आती है तो खाल खींच के उसमें भूसा भरना भी जानते हैं, क्योंकि मेरा और मेरे पूरे समाज का वजूद इस देश के संविधान से है, वरना मुझे कपड़ा पहनने की आजादी नहीं थी। अगर मैं आज यहाँ खड़ा बोल रहा हूँ, मास्टर जी यहाँ अधिकारी कर्मचारी की पोस्ट पे है, मेरे इनके जैसे लाखों आदमी भारत के अंदर अगर सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं, अगर वो ये कहते हो कि हमने अपने दम पे सब कुछ पाया, तो मैं बता दूं कि जब भारत का संविधान नहीं था उससे पहले क्यों नहीं पा लिया आप लोगों ने? तब क्यों अधिकारी कर्मचारी या एमपी एमएलए क्यों नहीं बन गए? तो अगर आपको समाज ने बनाया तो उसे भूले ना, अपनी जिम्मेदारी अदा करें, क्योंकि बाबा साहब ने अंतिम भाषण आप लोगों के लिए दिया था आगरा में 10 मार्च 1956 को, कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। साहब ने वहीं से पकड़ के मूवमेंट को चलाया और पढ़े लिखे लोगों का आप सब साथियों का बना के एक संगठन खड़ा किया वाम से, फिर डीएस फोर्स सामाजिक आंदोलन, फिर राजनीतिक आंदोलन बीएसपी। और आज जहां हम कमजोर महसूस कर रहे हैं 2019 में कि हम फिर से कमजोर हो गए, तो हमें जरूरत है फिर व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्ति को जाकर जोड़ने के और उनको मजबूत तरीके से एकजुट करने के, एक विचारधारा की इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए, एक गाइडलाइन बनाने के और मजबूती इस लड़ाई को लड़ने की। तो आप कमजोर महसूस न करें। जब तक भारत का संविधान है तब तक हमारे हक अधिकार को छीन नहीं सकता, आपको कोई अपमानित नहीं कर सकता है। मैं ये भी जानकारी दे दूं आपको कि लोगों के हौसले टूट गए थे, लोग कह रहे थे भैया लाइव आगे कुछ कह दो, तो मैं इसलिए चुप था कि मैंने अब ज्यादा बोलना बंद कर दिया। बोलो खूब, करो कुछ ना, कोई फायदा नहीं। आप कम बोलो लेकिन ज्यादा करो। तो किसी भी चीज की सुरक्षा और असुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि उसके समर्थन में कितने लोग खड़े। तो भारत के संविधान के समर्थन में इस देश के 100 करोड़ लोग खड़े। जिस देश के संविधान के आईन के समर्थन में 100 करोड़ लोग खड़े हैं, उस देश के संविधान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं। इतनी ताकत नहीं मनुवादियों के पास, न इतनी बुद्धि उनके पास है कि वो देश के संविधान खत्म कर दे। अगर उनमें इतनी बुद्धि होती तो खुद ना लिख देते संविधान। वो गए मेरे लोगों के पास कि साहब हमारा संविधान लिख दो। उन्होंने कहा आप वापिस बेवकूफो, आप जाओ वापस। एक ऐसा व्यक्ति वहां है, एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति वहां है, तुम जा कहोगे तो वो हमारा भी संविधान लिख देता। बाबा साहब को मजबूरी में संविधान लिखने के लिए ये लोग तैयार हुए। और मैं आज भी याद दिला दूं कि हमारे काम करने वाले लोगों से किस तरह चिढ़ते हैं लोग। एक महापुरुष ने कहा कि साहब बाबा साहब मौर्य नहीं, दरवाजे नहीं, मौर्य बंद कर देंगे, आपको संविधान सभा में घुसने नहीं देंगे। लेकिन फिर इस देश के मुसलमानों ने बड़ा दिल लिखा। इसलिए मैं बार बार जो इस देश के मुसलमानों को जो है सम्मान देता हूँ, प्यार देता हूँ और दिल से कदर करता हूँ कि देश के मुसलमानों ने अपनी सीट छोड़ के चंद्रशेखर चंद्रशेखर अपनी सीट छोड़ के बाबा साहब को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। तब वो जाके जो है संविधान सभा के सदस्य बने और तब जाकर उन्होंने भारत का संविधान लिखा। आज लोग खूब बातें करते हैं, हम ऋणी हैं और विश्वास कीजिए मेरी आवाज लाइव के माध्यम से जाएगी और जितने मेरे मुस्लिम यहाँ भाई यहाँ बैठे हैं, वक्त आने दीजिए। मैं गाना सुनाता हूँ, मेरे आदर साहब भगत सिंह उसको गाया करते थे कि सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में और वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। हम चुप थे, फिर से आने के बाद
23 मई तक, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे, क्योंकि हम कौम के वफादार व्यक्ति हैं, हम ये नहीं चाहते थे कोई कल को ये खड़ा न कहे कि चंद्रशेखर ने काम कर दिया था, भीम आर्मी ने काम कर दिया, इसकी वजह से हम लोग जो है हार गए, लोगों ने हमारा विरोध कर दिया। मैं आज पूरी हिम्मत और ताकत के से कहता अपनी बात को कहता हूं आज चलिए मैं देखता हूं कि कौन मेरे लोगों पे अत्याचार करता है। जो जिस भाषा में समझना चाहता हूं उसे उस भाषा में समझाएंगे, जो जिस भाषा में बात करना चाहता हूं उसे उस भाषा में समझाएंगे, लेकिन अपने लोगों पे अत्याचार नहीं होने देंगे। आप भरोसा कीजिए मुस्लिम भाइयों, मैं जेल में था जब रोज रोज मोहम्मद मिर्ची के नाम पे हत्या की जा रही थी। मैं देखूंगा कौन मेरे मुस्लिम भाइयों की हत्या करेगा। जहां उनका पसीना गिरेगा, मास्टर जी कह रहे थे, प्रधान जी कह रहे थे, ये दो नहीं कह रहे थे, पूरी बीमार में पूरा समाज कह रहा है कि जहां आपका पसीना गिरेगा आप लोग खून मिलेंगे। और इस एकता को, क्योंकि ये देश को बनाने वाली एकता है, क्योंकि देश का दो बड़े वर्ग एकजुट हो रहे हैं, तो ये बनाने वाली एकता में सबसे बड़ी भागीदारी पिछली बार आपने अदा की थी, इस बार हम करेंगे और हमने की भी है। आप विश्वास कीजिए कि 27 MP जो है इस बार मुस्लिम समाज के लिए इतिहास उठा के देखिए, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, मुरादाबाद मंडल ने तो, चाहे रामपुर हो, चाहे संभल हो, चाहे अमरोहा हो, चाहे नगीना हो, चाहे बिजनौर हो, और एक और छूट रही है मुरादाबाद, और चाहे सहारनपुर हो। आपने तो घर से रिकॉर्ड तोड़ दिया, जितने पूरे गठबंधन को पूरे प्रदेश में मिले, इतने तो यहाँ से मिल रहे। तो ये ताकत है यहाँ के लोगों के राष्ट्रीय प्रेम भाईचारा, इसको तोड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि उनकी इन बुरी हरकतों से, नीच हरकतों से भी ज्यादा लोगों के दिलों में प्रेम, वो इसे नहीं तोड़ सकते। हमारे एक वरिष्ठ साथी जो है, नौजवान साथी, पूर्व विधायक गाजी भाई भी आ गए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी यहाँ आ जाए, जल्दी से उठे और बहुत मजबूती से जो यहाँ आ जाए सामने। साथी जो है तालियों के साथ स्वागत करें। हमारा प्रथम और अंतिम उद्देश्य सामाजिक रूप से बहुजन समाज को एकजुट करना है और ऐसी ताकत बनाना है। अगर सरकार भी हमारी ना हो, तो सरकार जैसा माहौल मुहैया कराने की जिम्मेदारी हम लोगों ने ठान रखी और ये हम करा के भी रहेंगे। आप देखिए, जितना तुम पे अत्याचार होगा उतना तुम लोग एकजुट होंगे, और जितना आप लोगों पे अत्याचार होगा उतना जालिम को याद रहे कि एक एक हिसाब, एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि संविधान के समर्थन में खड़े हैं और विश्वास दिलाते हैं कि संविधान की सुरक्षा की जाएगी, कि देश के बहुजनों की और बहुजनों के साथ जो बेरकरवादी सर्जन उनकी सुरक्षा की जाएगी, उनको भी उनके अधिकारों के प्रति जो है मजबूत किया जाएगा, उनके अधिकार भी दिलाए जाएंगे। तो ये देश फिर से मजबूत भारत बनेगा, प्रबुद्ध भारत बनेगा, बाबा साहब काशीराम का सपना पूरा होगा। और फिर मैं दोबारा से रमजान के 5 महीने की मुबारकबाद आप सब लोगों को देता हूँ। हो सकता है ईद के समय में आप लोगों के बीच में ना हो, लेकिन जहां भी रहूंगा आप लोगों के लिए दुआएं करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है, आप लोगों को जो है खुदा की रहमत आप पे बनी रहे हमेशा। तो फिर मैं अपनी बात यही इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगर दोबारा से आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, बड़े भाई रामनाथ जी का और भीम आर्मी के पूरे साथी, जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रधान जी का, हमारे बाबू जी यहाँ बैठे हुए उनका, और जो साथी मेरे साथ पहुंचे, फिरोज भाई, इजहार भाई, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रेम मुझसे हमेशा से बना के रखिए। विश्वास दिलाते हैं कि पूरी ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकार न होने के बावजूद भी सरकार जैसा माहौल मुहैया कराने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय भारत।